नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेस्ट क्लासेस पर। और समय हो रहा है यूपी पुलिस के दृष्टिकोण से हिंदी की सीट्स पर कुछ बात करने का। हिंदी के ये क्वेश्चंस वर्णमाला से रिलेटेड हैं। आशा करता हूं ये क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए लाभदायक होंगे। आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। यदि हम हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं यदि हम हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक है ह्रस्व स्वर, एक है दीर्घ स्वर और एक है प्लुत स्वर। मात्राओं के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक स्वर बताए गए हैं। तो क्वेश्चन इसी में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। यदि हम बात करते हैं ह्रस्व स्वरों की, अगर आप बात करते हैं ह्रस्व स्वरों की, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और ऋ। दीर्घ स्वरों की यदि आप बात करते हैं, आप दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में आपको ज्यादा समय लगता है, वो दीर्घ स्वर बोले जाते हैं। वो आते हैं आपके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ। ये होते हैं आपके दीर्घ स्वर। तो क्वेश्चन इसमें यही दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए, आ, बड़ा आ दीर्घ स्वर होता है तो ये भी गलत हो गया। बड़ी ई होता है, ये भी गलत हो गया। बड़ा ऊ होता है, ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर जाता है आपका सी, कि सी इनमें कैसा है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। लिखा हुआ है हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। यदि हम ध्वनियों की बात करते हैं तो हिंदी में ध्वनियां 2 प्रकार की बताई गई हैं। कौन कौन सी? एक होती है स्वर और एक होती है आपकी व्यंजन। ठीक है, यानी कि हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की हैं? हिंदी में ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन के रूप में ये दिखाई देती हैं। ठीक है, स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता पड़ती है या स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जो आपके स्वरों की बात की जाती है तो आ ई उ री, ए आई ओ औ, ये किस में आते हैं? स्वरों में आते हैं। बाकी के सारे जो है वो व्यंजनों में आते हैं। अब लिखा हुआ है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्राओं के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक मात्रिक, मात्रा के आधार पर एक मात्रिक। नंबर 2 द्विमात्रिक, और नंबर 3 आते हैं आपके त्रिमात्रिक। एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, वो एक मात्रिक। जिनमें 2 मात्राओं का समय लगता है वो द्विमात्रिक। जिनमें 3 मात्राओं का समय लगता है वो त्रिमात्रिक। यानी कि जो ह्रस्व स्वर हैं वो आपके एक मात्रिक हैं, जो दीर्घ स्वर हैं वो आपके द्विमात्रिक हैं। त्रिमात्रिक स्वरों की यदि हम बात करते हैं तो इसमें एक जो आता है आपका वो ओम आता है। सही है, तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बी ऑप्शन, 3 प्रकार के होते हैं। सही आंसर इसमें बी है। ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप पढ़ते रहिए। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो जीवा के आधार पर भी स्वरों के 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने? 3। अगर जीवा की बात करते हैं तो 3 प्रकार के हैं, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, जो जीवा के यानी कि जीव के अगले भाग से बोले जाते हैं वो अग्र स्वर हैं, जो मध्य भाग से बोले जाते हैं वो मध्य स्वर हैं, और जो पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं वो
स्पष्ट स्वर है। तो जीवा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, लिखा हुआ है वर्णों के सार्थक समूह से बनने वाली सार्थक इकाई क्या कहलाती है? वर्णों के सार्थक समूह से बनने वाली इकाई शब्द कहलाती है। मान लीजिए वर्ण आपके सामने दे रखा है का, मा, ला, ये 3 वर्ण दे रखे हैं। अब इनका सार्थक समूह यदि आप इन तीनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है? कमल बनता है। और कमल क्या है? कमल एक पुष्प का नाम है। यानी कि ये क्या है? ये एक सार्थक समूह है। और ये जो वर्णों का सार्थक समूह है उसे क्या बोला जाएगा? फिर आपका शब्द बोला जाएगा। ठीक है, देखिएगा आप अगर इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं तो एक उदाहरण जो मैंने लिया है वो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ई, चा, छा, ज, छा आदि का उच्चारण किससे होता है? यदि आप देखिएगा च, छ, ज, झ, इनको बोलने में आपकी जीवा आपके तलवे से यानी कि तालु से स्पर्श करती है। तो यानी कि ये कैसे हैं? ये सारे तालव्य वर्ण हैं। ठीक है, ये सारे कैसे हैं? तालव्य। इसमें कुछ स्वर भी है, कुछ व्यंजन भी है, तो ये सब किस में जाएंगे? तालव्य में। अगर बोलिएगा च, छ, ज, झ, ठीक है, यदि आप चा वर्ग में जाते हैं तो सारे कैसे बोले जाते हैं? ये तालव्य वर्ग में जाते हैं। ठीक है, देखिएगा ये सारे किसके उदाहरण हैं? तालव्य वर्ण के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? थोड़ी देर पहले हमने कहा कि वह वर्ण जो कि व्यंजन को बोलने में सहायता प्रदान करते हैं, या कहें कि जो वर्ण व्यंजन को बोलने में जो है अनिवार्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। क्योंकि व्यंजन बगैर स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है? इसका सही आंसर क्या है? स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं आप, इसकी थ्योरिकल डिस्क्रिप्शन जो है इसमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ह्रस्व स्वरों के बारे में और दीर्घ स्वरों के बारे में। तो वहां पर दीर्घ स्वरों में आपका बड़ा आ था, बड़ी ई थी, बड़ा ऊ था, ए, आई, ओ, औ, ये कैसे थे? 7 स्वर आपके दीर्घ स्वरों में थे। तो जरा देखिएगा इसमें कौन सा आ रहा है? बड़ी ई, ये कैसी है? दीर्घ स्वर है। बाकी आ, उ, री ये कैसे हैं? ये सभी आपके ह्रस्व या जो है एक मात्रिक स्वरों में आते हैं। ठीक है, आपके सामने दे रखे हैं आ ह्रस्व स्वर है, उ ह्रस्व स्वर है और ऋ भी कैसा है? ह्रस्व स्वर का एक उदाहरण है। चलिए अगली ओर, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा अंतस्थ व्यंजन, कौन अंतस्थ व्यंजन, सॉरी क्वेश्चन ये होना चाहिए था, निम्नलिखित में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ठीक है, कौन, ये यहां से कटेगा और यहां पर आ जाएगा। कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजनों की यदि हम बात करते हैं तो अंतस्थ व्यंजन 4 बताए गए हैं, य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 बताए गए हैं, या, र, ल और व। अब क्वेश्चन यही है निम्नलिखित में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो देखिएगा अंतस्थ व्यंजन है आपका व। सही है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? आपका तीसरा ऑप्शन यानी कि व। 4 होते हैं, या, र, ल और व। आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। या का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? या की यदि हम बात करते हैं तो कौन सा होगा? ओष्ठ होगा, दांत होगा, मूर्धा होगा या तालु होगा। या का उच्चारण यदि आप करेंगे तो देखिए ओष्ठ तो होगा नहीं क्योंकि होठों में परिवर्तन होना चाहिए। पा वर्ग के जो व्यंजन आते हैं वो सब ओष्ठ में आते हैं। ठीक है, दांत वाला इसमें ता वर्ग के आते हैं, ता, थ, द, ध, ये दंत वर्ग में जाएंगे। मूर्धा, ठीक है, मूर्धा में जहां पर आपकी जीभ आपके तलुए से स्पर्श करे, तालु से स्पर्श करे, वहां पर तो या में आपकी जीभ तालु से तो स्पर्श करती नहीं, तो सही, सॉरी मूर्धा में तो करती नहीं, तालु में आएगा ये। या किस में आता है? या का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु में। ठीक है, या का उच्चारण स्थान तालु है। इसका उच्चारण मुख्य तालु भाग से होता है। उच्चारण स्थान मुख्य जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है उस स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, यानी कि या का उच्चारण कहां से होगा? आपके तालु से होगा। या काकल्य वर्ण कौन से बोले गए हैं? काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण की यदि हम बात करते हैं
काकल्य वर्णों में एक ही वर्ण आता है और वो वर्ण है आपका सी ऑप्शन, हा। काकल्य वर्ण में कौन सा आता है? हा। यानी कि कंठ से, कंठ के पिछले भाग से जिनको बोला जाता है, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोला जाए कंठ के, उसे हम क्या बोलते हैं? काकल्य वर्ण बोलते हैं। और कौन सा आएगा इसमें? सी ऑप्शन आता है, यानी कि सही आंसर क्या है आपका? हा। देखिए, काकल्य वर्ण ऐसा व्यंजन होता है जिनका उच्चारण प्रमुख रूप से कंठ द्वार के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इनमें हा शामिल है। ठीक है, आप बाकी स्वर की परिभाषा दे रखी है, ह्रस्व प्रोक्त दीर्घ की परिभाषा दे रखी है, लेकिन वहां पर सही आंसर क्या है? सी। आपका काकल्य वर्ण कौन सा है? हा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? यदि हम अंतस्थ वर्णों की बात करते हैं तो 4 होते हैं, य, र, ल और वा। कितने हैं ये 4 हैं। यदि ऊष्म वर्णों की बात करते हैं तो ऊष्म वर्ण भी कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? श, श, श और ह। ठीक है, ये कैसे हैं? आपके ऊष्म वर्णों की श्रेणी में आते हैं, तो ये भी 4 हैं। अब पूछा गया है कि ये दोनों कितने होते हैं, तो 4 और 4 यानी कितने होते हैं? ये 8 होते हैं टोटल। सही है, वहां पर ऑप्शन में 4 दे रखा है, लेकिन वहां पर 4 आंसर सही नहीं माना जाएगा। कितना सही माना जाएगा? 8 सही माना जाएगा। ठीक है, देखिएगा 8 सही आंसर है। आपके दे रखे हैं श, 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 ह और य, र, ल और वा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? अभी थोड़ी देर पहले आपने स्लाइड में देखे थे। देखिए, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? श, श, श और हा। अब तीनों शाह जहां पर आएंगे वो ऊष्म व्यंजन में जाएंगे, यानी कि 13 का ए आंसर सही है। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? शा, श, श। ठीक है, एक इसमें वर्तस्य है, एक इसमें आपका मूर्धा है और एक आपका दंत है। लिखा हुआ है उपयुक्त विकल्पों पे ऊष्म व्यंजन श, श, श। डिस्क्रिप्शन है। लिखा हुआ है हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी वर्ण भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? तो हिंदी वर्ण भाषा की यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, क्योंकि हर वर्ण के लिखने का अपना एक तरीका है। तो हम बात करते हैं वो कितने हैं? 52 वर्ण हैं। तो हिंदी वर्ण भाषा में कितनी लिपियां हैं? 52 लिपियां हैं। ठीक है, डी 52 वर्ण लिपियां हैं। वर्णमाला से हिंदी की शुरुआत होती है, जिसमें कुल 52 अक्षर हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है जिसके पीछे 52 अक्षरों की पूरी वर्णमाला है, जिसका अहम योगदान है। बताया जाता है कि इस वर्णमाला को 4वीं सदी में पहली बार लिखा गया था, यानी कि सही आंसर यहाँ पर कौन सा है? डी। चलिए 15वां नंबर लिखा हुआ है, जब एक ही ध्वनि का द्वितत्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? ठीक है, जब एक ही ध्वनि का द्वितत्व मतलब 2 बार आ जाए। ठीक है, एक ही व्यंजन जब 2 बार आ जाए तो क्या बोला जाता है? वो द्वितत्व बोला जाता है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? संयुक्त ध्वनिया, युग्मक ध्वनिया, संपर्क ध्वनिया या पारस्परिक ध्वनिया? आंसर इसमें क्या होगा बताएंगे? क्योंकि जब 2 वर्ण एक साथ आएंगे तो क्या होगा? युग्म बनेगा। 2 चीजों का बनता है युग्म, और वो आंसर होगा आपका युग्मक ध्वनिया। जैसे उदाहरण की यदि हम बात करें, लिखा हुआ है दिल्ली, ली, दिल्ली। ठीक है, गप्पा, बप्पा। देखिए पा, पा, ल, ये क्या है? आपकी युग्मक ध्वनियों में जाएंगे। सही है, देखिए एक ही ध्वनि का द्वितत्व, जैसे दिक्कत, प्रफुल्लित। संयुक्त ध्वनि की यदि बात करते हैं तो जो संयुक्त व्यंजन है वो उसमें जाएंगे ज्ञा। संपर्क ध्वनियों की बात करते हैं जब एक ध्वनि का 2 व्यंजनों से संयुक्त होना। ठीक है, जैसे संबल, अगर आप इसको लिखें तो आप इसको अंकी बिंदी के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, पारस्परिक ध्वनि त्रुटिपूर्ण अवधारणा है, ऐसा कोई भी ध्वनि नहीं होती। वाह कौन सा व्यंजन है? वाह कौन सा व्यंजन है? उसमें है, महाप्राण है, अंतस्थ है या अघोष है? तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अंतस्थ व्यंजनों में 4 होते हैं, य, र, ल और वा। तो उस वाह कौन सा व्यंजन है आपका? सी, यानी कि ये एक अंतस्थ व्यंजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं।
प, फ, ब, भ, म आदि का उच्चारण कैसे होता है। आप इनका प्रोनाउंसिएशन करके देखिएगा। जब भी आप पा वर्ग के व्यंजनों को बोलेंगे तब आपके होठ जो है वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ये किस में जाएंगे, आपके ओष्ठ वर्ण में जाते हैं। प, फ, ब, भ, म किस में आएंगे, ओष्ठ वर्णों में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें नंबर की स्लाइड की ओर। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें आपस में क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। चार होते हैं, अगर हम पढ़े छात्राज्ञा, ठीक है, यदि हम पढ़ते हैं तो ये चार संयुक्त व्यंजन बताए गए हैं, जहां पर क्या है, जब ये दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो ये बनते हैं। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, चारों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आपको याद होने चाहिए कि शा के छा कैसे बनता है, का शा के मेल से बनता है, त्रा कैसे बनता है, ता और रा के मेल से बनता है, ज्ञा कैसे बनता है, जा और वहां के मेल से बनता है, श्रा कैसे बनता है, शा और रा के मेल से बनता है। कभी कभार इन दोनों को जोड़ दिया जाता है और ये हलंत वर्णों के साथ नहीं होते। आगे वाले वर्ण आपको हलंत के साथ मिलेंगे, लेकिन पीछे वाले वर्ण हलंत के साथ नहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, हमेशा आगे वाले वर्ण आधे होते हैं और पीछे वाले वर्ण पूरे लिए जाते हैं। यहाँ पर पूरा वर्ण विस्तार कर दिया गया, इसलिए आपको ये तीन फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। चलिए, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है। हम शुरुआत से बात करते आ रहे हैं कि स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, यानी कि स्वरों के ये क्या है, भेद हैं। तो ये क्या है, आपके सभी स्वर हैं। 19 का ए आंसर सही है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर हैं। आ, ई, उ, ला, र और ये ह्रस्व स्वर हैं। जिन वर्णों पर अधिक जोर दिया जाता है वे दीर्घ कहलाते हैं, उनकी मात्रा 2। आ, ई, उ, री, ल ये दीर्घ स्वर हैं। प्लुप्त वर्णों का उच्चारण अति दीर्घ होता है और उनकी मात्रा 3 होती है। जैसे कि ना अस्ति, इस शब्द में ना अस्ति की मात्रा 3 होगी। ठीक है, यहाँ पर जो कह रहा है इनकी मात्रा 2 होगी। ह्रस्व स्वर है, उनकी मात्रा कितनी होगी, 1 होगी। इनकी मात्रा कितनी, 1 होगी। और जो प्लुप्त है उनकी मात्रा कितनी होगी, 3 होगी। लिखा हुआ है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। अभी श, श, श और हा को हमने पढ़ा था, ये किस में आते हैं, ऊष्म व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें 20 का ए आंसर सही है। ये कैसे हैं, ये सभी आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। डिस्क्रिप्शन दे रखा है, पढ़ते रहिएगा। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहा जाता है, अघोष कहा जाता है, सघोष कहा जाता है, अल्प प्राण या महाप्राण। जिनमें केवल आपका श्वास का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, केवल श्वास का प्रयोग होगा। घोष होंगे, अघोष होंगे, सघोष होंगे, अघोष होंगे, अल्प प्राण होंगे या महाप्राण होंगे, जरा बताइएगा। जिन वर्णों में केवल और केवल श्वास का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं, अघोष वर्ण। केवल श्वास का प्रयोग होता है वहां पर क्या वो वर्ण कैसे बोले जाते हैं, अघोष वर्ण बोले जाते हैं। अघोष वर्णों की यदि हम बात करते हैं तो जो आपके कचट तप है, अगर आप आगे जिसमें वर्णमाला में बताया जाता है कि का, च, ट, त और पा, ये स्पर्श व्यंजनों की एक तालिका है। हर तालिका में कितने वर्ण हैं, 5 वर्ण हैं। तो शुरुआती 2 यानी कि का, ख, चा, छ, टा, ठ, ता, था, पा और फा, ये शुरुआती 2 व्यंजन कैसे बोले जाते हैं, अघोष बोले जाते हैं। बाकी के तीनों कैसे हैं, तीसरे चौथे पांचवें घोष या सघोष बोले जाते हैं। तो हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अघोष व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, य, र, ला, वा व्यंजनों को क्या कहा जाता है, बार बार रिपीट हो रहा है। इनको हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। य, र, ला, वा कैसे व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। ये 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? देखिए अब क्यों घोष नहीं है? हाँ देखिए घोष की बात करते हैं तो अभी हमने पढ़ा, थोड़ी देर पहले पढ़ा, अघोष वर्ण कौन से होते हैं? कचट तप की तालिका के पहले और दूसरे। तो यहाँ पर देखिएगा चा और छा दूसरा ही आ गया, तो यहाँ पर बी ऑप्शन कैसा है आपका? सही है। ये कैसा है? ये घोष नहीं है। ये कैसा होगा? ये अघोष है। बाकी के ए आ डा और ये कैसे हैं? ये सभी आपके अघोष सॉरी घोष वर्णों में आते हैं। ठीक है, स्वरों को भी घोष और अघोष में बांटा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर 23 का आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ठीक है, ऊ, देखिए ऊ का उच्चारण करेंगे तो ओठों में परिवर्तन होगा, ब होठ मिलेंगे, ऊ मिलेंगे, लेकिन आ कैसा स्वर है? आ कंठ से बोला जाने वाला स्वर है, कंठ से इसको आप बोलते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा है? आ कैसा है जो है वो आपका ओष्ठ वर्ण नहीं है। आज का अंतिम क्वेश्चन आप सभी के लिए, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का सॉरी पंचम वर्ण का या स्वर का? क्वेश्चन ये है, अनुस्वार किसका काम करता है? ठीक है, अनुस्वार की यदि आप बात करते हैं तो अनुस्वार किसमें होता है? चंद्रबिंदु के रूप में होता है या पंचम वर्ण का होगा? पंचम वर्ण होगा या चंद्रबिंदु होगा? बताइएगा। है चंद्रबिंदु का जो है ये किसमें करेगा? सॉरी पंचम वर्ण का करता है। ठीक है, चंद्रबिंदु के रूप में नहीं, ये पंचम वर्ण के रूप में जो है अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। कचट तप के जो 5वें वर्ण है वो सभी किसमें अनुस्वार के रूप में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखिएगा। अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्णों, ये पंचमाक्षर कहे जाते हैं की जगह पर किया जाता है। अब हम ये बात तो जान गए हैं कि अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्णों के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस जो कि आपके हिंदी से संबंधित थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल की वीडियो में कुछ बात करते हैं कुछ नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।